आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में स्टैम्प्स के बारे में करना शुरू किया था, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में किया। डाक टिकटों की शुरुआत कैसे हुई, कमेमोरेटिव स्टैम्प्स के बारे में किया, डेफिनेटिव स्टैम्प्स के बारे में किया, माई स्टैम्प के बारे में और फ्लैटली ब्यूरो के बारे में किया। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पिछली वीडियो में की थी। आज और स्टैम्प्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, डाक टिकट जमा खाता के बारे में। A domestic flat-leak deposit account system was introduced with effect from 1st August 1965 at all flat-leak bureaus in India. घरेलू डाक टिकट जमा खाता की शुरुआत कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/8/1965 को हुई। कहाँ पे? भारत के सभी फ्लैट लीक ब्यूरोज में। भारत के सभी फ्लैट लीक ब्यूरोज में 1/8/1965 से घरेलू डाक टिकट जमा खाता की शुरुआत हुई। The customers who wish to take advantage of this facility are supplied with the commemorative or special issues of stamps. कोई भी कस्टमर अगर इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो उस ग्राहक को किन चीज़ों की आपूर्ति की जाती है? उसे कोई भी कमेमोरेटिव स्टैंप अगर जारी की जाती है, स्मारक डाक टिकट जारी की जाती है, तो स्मारक डाक टिकट क्या होती है, पिछली वीडियो में हमने किया था। या कोई भी स्पेशल स्टैंप जारी की जाती है, उनकी आपूर्ति उस ग्राहकों की जाती है जो फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, या उनको फर्स्ट डे कवर्स की आपूर्ति की जाती है, इंफॉर्मेशन शीट्स की आपूर्ति की जाती है। इसके अलावा कोई भी नई पोस्टल स्टेशनरी आती है तो जारी होने के जितना जल्दी हो सके ग्राहकों को उसकी आपूर्ति की जाती है। कौन से ग्राहकों को? जो फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम का लाभ उठाना चाहते हैं। तो घरेलू डाक टिकट जमा खाता की शुरुआत 1 अगस्त 1965 को भारत के सभी फ्लैटली ब्यूरोज में हुई। कोई भी ग्राहक जो इस सेवा का लाभ उठाना चाहता है उसको कमेमोरेटिव या स्पेशल स्टैंप्स जब जारी की जाती हैं तो उनकी आपूर्ति की जाती है। फर्स्ट डे कवर्स, इंफॉर्मेशन शीट्स या कोई भी नई पोस्टल स्टेशनरी आती है, इन सभी चीज़ों की आपूर्ति उस कस्टमर को की जाती है जो डोमेस्टिक फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम का लाभ उठाना चाहता है। Domestic flat leak account holders can also obtain flat leak items issued by other flat leak bureau and post offices by placing their demand with the bureau where their account stands. अब कोई व्यक्ति है, उसका किसी फ्लैटली ब्यूरो में एक अकाउंट है, डोमेस्टिक फ्लैट लीक अकाउंट है। अब वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि किसी दूसरे फ्लैटली ब्यूरो या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की गई डाक टिकट या कोई भी फ्लैटली आइटम मुझे चाहिए। तो वो क्या कर सकता है? जिस फ्लैटली ब्यूरो में उसका खुद का फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट है, उस फ्लैटली ब्यूरो में वो डिमांड दे सकता है कि मुझे इस डाकघर या इस फ्लैटली ब्यूरो के द्वारा जारी की हुई ये वाली फ्लैटली आइटम चाहिए। तो कोई भी डोमेस्टिक फ्लैटली अकाउंट होल्डर क्या कर सकता है? दूसरे फ्लैटली ब्यूरो या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की गई फ्लैटली आइटम्स को प्राप्त कर सकता है, और इनको प्राप्त करने के लिए वो कहाँ पे डिमांड देगा? जिस भी फ्लैटली ब्यूरो में उसका अकाउंट होगा उस फ्लैटली ब्यूरो से वो ये डिमांड दे सकता है कि मुझे दूसरे किसी फ्लैटली ब्यूरो या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की गई फ्लैटली आइटम्स की आपूर्ति की जाए। फ्लैटली काउंटर्स आर फंक्शनिंग एट ऑल हेड पोस्ट ऑफिसेज। पिछली वीडियो में भी हमने क्या था, फ्लैटली ब्यूरो अलग चीज़ है, फ्लैटली काउंटर सभी प्रधान डाक घरों में कार्यरत हैं। द फ्लैटली काउंटर एट ऑफिसेज अदर देन फ्लैटली ब्यूरो। अब यहाँ पे बोला है कि ऐसे आपके फ्लैटली काउंटर जो फ्लैटली ब्यूरो में नहीं है। फ्लैटली ब्यूरो क्या होते हैं? पिछली वीडियो में इसके बारे में क्या था कि फ्लैटली ब्यूरो हेड ऑफिस या सब ऑफिस की ब्रांच होते हैं। क्या काम करते हैं? विभाग के द्वारा इनको स्थापित किया जाता है ताकि ये फ्लैटली आइटम्स को बेच सकें, उनको प्राप्त कर सकें। तो ये होते हैं फ्लैटली ब्यूरो। तो फ्लैटली ब्यूरो में फ्लैटली काउंटर होते हैं। इसके अलावा हेड पोस्ट ऑफिस में भी फ्लैटली काउंटर होते हैं। तो ऐसे आपके फ्लैटली काउंटर जो फ्लैटली ब्यूरो में नहीं है, किसी अन्य कार्यालय में स्थित है, वुड ऑफर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी फॉर ओपनिंग ऑफ फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट।
तो आपके फ्लैटली ब्यूरो के अलावा अगर किसी अन्य कार्यालय में फ्लैटली का काउंटर है तो ये किस चीज़ की ऑफर करेगा? तो ये आपको ऑफर करता है फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी या पंजीकरण सुविधा की, विद सप्लाई ऑफ द मटेरियल टू बी मेड बाय पेरेंट ब्यूरो। अब क्योंकि ये जो आपके फ्लैटली काउंटर है फ्लैटली ब्यूरो में नहीं है, तो यहाँ पर जो ग्राहक अपना अकाउंट ओपन करेगा उसको कौन सी फ्लैटली आइटम्स की आपूर्ति की जाएगी? तो ये जिसके साथ भी जुड़ा होगा, ठीक है, जो इनका मूल फ्लैटली का ब्यूरो होगा, वहाँ से जो भी सामग्री आएगी वो सामग्री ये वाले कार्यालय अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाएंगे। रिस्पेक्टिव काउंटर विद कस्टमर्स हैविंग द ऑप्शन टू बुक फ्रॉम द काउंटर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और कस्टमर कौन सी फ्लैटली आइटम्स लेना चाहता है इसके लिए उनको ऑप्शन मिलती है काउंटर ऑफ रजिस्ट्रेशन पर उन फ्लैटली आइटम्स की बुकिंग उनके द्वारा की जा सकती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि आपके फ्लैटलिक ब्यूरो के अलावा अगर किसी अन्य कार्यालय में फ्लैटलिक काउंटर है वो किस चीज़ की सुविधा आपको प्रदान करेगा? तो वो ये सुविधा प्रदान करता है फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए पंजीकरण सुविधा या रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। अब अगर कोई भी व्यक्ति फ्लैटलिक ब्यूरो के अलावा किसी अन्य कार्यालय में स्थित फ्लैटलिक काउंटर पर अपना अकाउंट ओपन करता है तो उसको कौन सी फ्लैटलिक मटेरियल इसके साथ आपूर्ति की जाएगी? तो जो उनका पेरेंट ब्यूरो होगा, मूल ब्यूरो होगा, वहाँ से जो सामग्री आएगी फ्लैटली की वो इस तरह के कस्टमर्स को दी जाएगी। कस्टमर के पास ऑप्शन रहती है ऐसे कार्यालय जहाँ पे फ्लैटली काउंटर काम कर रहे हैं फ्लैटली ब्यूरो के अलावा, वहाँ पर वो ये चुन सकता है कि उसे कौन सी फ्लैटली आइटम्स चाहिए। If anyone wishes to operate a flatlic deposit account with the flatlic bureau, लेकिन कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे उस कार्यालय से फ्लैटली काउंटर पे अपने अकाउंट को संचालित या ऑपरेट नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट फ्लैटलिक ब्यूरो के साथ ऑपरेट करना है। क्या कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे फ्लैटलिक ब्यूरो में ही अपना अकाउंट ऑपरेट करना है, संचालित करना है, तो वो क्या कर सकता है? एन एप्लीकेशन दी प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में बी सेंड टू फ्लैटलिक ब्यूरो, तो निर्धारित परफॉर्मा पर वो अपना अनुरोध या एप्लीकेशन आवेदन फ्लैटलिक ब्यूरो को भेज सकता है। तो वैसे तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी फ्लैटली काउंटर जहाँ पे भी होगा। तो अभी कोई फ्लैटली ब्यूरो के अलावा अन्य कार्यालय है जहाँ पर फ्लैटली काउंटर है, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं? फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सिर्फ फ्लैटलिक ब्यूरो के साथ ही अपना अकाउंट ऑपरेट करना है, तो वो क्या कर सकता है? अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र के साथ फ्लैटलिक ब्यूरो को भेज सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, the account may be opened with a minimum deposit of 200 rupees in cash or by remittance, by money order or by check or draft and cashable in India। फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए मिनिमम डिपॉजिट की बात करें 200 रुपीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। घरेलू डाक टिकट जमा खाता कितनी राशि के साथ खोला जा सकता है? 200 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ इसको ओपन किया जा सकता है, और ये 200 रुपये की राशि कैश में दी जा सकती है, मनी ऑर्डर के माध्यम से दी जा सकती है, चेक या ड्राफ्ट जिसे भारत में कैश करवाया जा सके, जिसका भारत में नकदीकरण करवाया जा सके, उस चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से भी इसके लिए आप भुगतान कर सकते हैं। फॉरेन कस्टमर्स कैन ओपन अकाउंट विद द फीस ऑफ 1000 INR, और विदेशी अगर कोई कस्टमर है वो अपना फ्लैटलिक अकाउंट ओपन करना चाहता है, न्यूनतम 1000 रुपये की राशि के साथ फॉरेन फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। डोमेस्टिक फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट 200 रुपये की न्यूनतम राशि, फॉरेन फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट 1000 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ ओपन किया जा सकता है। With the remittances, the customers should also indicate clearly the types and quantity of flatlic items they desire to purchase with each issue of new stamp। जैसे वो धन प्रेषण करेगा, पैसे भेजेगा फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने के लिए, उसको साथ में भेजे जाने वाले आवेदन के ऊपर क्लियरली इस चीज़ के बारे में इंडिकेट करना होगा, इस चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से उसे बताना होगा कि जैसे कोई नई डाक टिकट जारी की जाएगी, नई डाक टिकट जारी होने के साथ
कितनी संख्या में और किस प्रकार की फ्लैटलिक आइटम्स उसको भेजी जाए, वो किस प्रकार की आइटम्स को खरीदना चाहेगा। तो जैसे वो धन प्रेषण करेगा उसके साथ उसको क्या करना होगा, क्लियरली इस चीज़ के बारे में बताना होगा कि जैसे कोई नई स्टैंप जारी की जाएगी, नई स्टैंप जारी होने के बाद उसको किस प्रकार की और कितनी मात्रा में फ्लैटलिक आइटम्स की आपूर्ति की जाएगी, कितनी फ्लैटलिक आइटम्स को वो परचेज करना चाहेगा। द आइटम्स इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर ग्राहक के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आइटम्स को इंडिकेट किया जाएगा कि मुझे ये वाली आइटम्स चाहिए, नए डाक टिकट जारी होने के बाद विल बी डिस्पैच्ड टू द कस्टमर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फर्दर ऑर्डर ऑन द पार्ट ऑफ द कस्टमर। तो वो फ्लैटलिक आइटम्स फिर ग्राहक से आपको उन फ्लैटलिक आइटम्स के लिए दोबारा से ऑर्डर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो आइटम्स ऑटोमेटिकली नए डाक टिकट जारी होने के बाद ग्राहक को भेज दी जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे कोई ग्राहक धन प्रेषण करता है, मतलब पैसे भेजता है अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो उसको उस परफॉर्मा में एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ये स्पष्ट रूप से बताना होता है कि नए डाक टिकट जारी होने के बाद वो किस प्रकार के और कितनी मात्रा में फ्लैटलिक आइटम्स को परचेज करना चाहता है, उनको खरीदना चाहता है। जो भी आइटम्स उसके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर इंडिकेट की जाएंगी कि मुझे नए डाक टिकट जारी होने के बाद ये आइटम्स परचेज करनी है, वो आइटम्स जैसे ही जारी होंगी उसको ऑटोमेटिकली भेज दी जाएंगी। ग्राहक से उन आइटम्स के लिए दोबारा से ऑर्डर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। The items will be dispatched free on postal service by registered post unless the customer specifically desires that the items should be sent to him by insured post। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट जिस व्यक्ति के द्वारा ओपन किया जाता है उस व्यक्ति को फ्लैटलिक आइटम्स भेजी जाती हैं, लेकिन कैसे भेजी जाती हैं, फ्री भेजी जाती हैं, इनके लिए कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाती हैं ऑन पोस्टल सर्विस सेवा के ऊपर। ठीक है, सेवा के माध्यम से रजिस्टर्ड पोस्ट का यूज करके ये आइटम्स फ्री कस्टमर को भेजी जाती हैं, और कस्टमर चाहे तो इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से भी इनको भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। The flatly deposit account holder may also collect these items after every issue by calling at the counter of फ्लैटलिक ब्यूरो। जैसे नई फ्लैटलिक आइटम्स जारी होती हैं तो इनके जारी होने के बाद फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर स्वयं फ्लैटली ब्यूरो में जाकर भी इनको प्राप्त कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही ये प्राप्त होंगी, वो खुद जाकर भी इनको फ्लैटलिक ब्यूरो से प्राप्त कर सकता है। With each dispatch, a statement of account will be enclosed, indicating the value of the supplies made and the balance of credit remaining in account of the customer। प्रत्येक डिस्पैच के साथ जैसे ग्राहक को फ्लैटलिक आइटम्स भेजी जाएंगी, प्रेषित की जाएंगी, हर एक प्रेषण के साथ उसको क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजी जाएगी, उसके फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट की एक स्टेटमेंट उसे भेजी जाएगी। इस स्टेटमेंट में क्या होगा, विल बी इनक्लोज्ड इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड, कि कितनी वैल्यू की सप्लाई उसे की गई है, कितनी वैल्यू है, कितने मूल्य की फ्लैटलिक आइटम्स उसे भेजी गई हैं, एंड द बैलेंस ऑफ क्रेडिट रिमेनिंग इन अकाउंट ऑफ द कस्टमर, और ग्राहक के खाते में शेष कितनी राशि बची है, इस चीज को बताने के लिए अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट प्रत्येक प्रेषण के साथ भेजी जाती है। तो ग्राहक को जब भी क्या होता है, ग्राहक को जब भी फ्लैटलिक आइटम्स भेजी जाती हैं, प्रेषित की जाती हैं, हर एक प्रेषण के साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रहेगी जो ये चीज़ बताएगी कि उसको कितनी वैल्यू की फ्लैटली आइटम्स की आपूर्ति की गई है और उसके अकाउंट में रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा हुआ है। It will be his responsibility to replenish the deposit when it approaches exhaustion। जमा राशि समाप्त होने पर उसे फिर से भरना ग्राहक की जिम्मेदारी रहती है। तो जैसे प्रत्येक प्रेषण किया जाता है उसके साथ एक अकाउंट स्टेटमेंट भेजी जाती है जिसमें इंडिकेट किया जाता है कि आपको कितनी वैल्यू की फ्लैटलिक आइटम्स की आपूर्ति की गई है और आपके अकाउंट में कितना बैलेंस रहा है। ग्राहक की यह जिम्मेदारी होती है कि जब अकाउंट का बैलेंस समाप्त होने पर हो तो उसे फिर
फिर से भरा जाए। डिपॉजिट शुड बी रिप्लेनिश्ड बाई अ सम ऑफ नोट लेस देन 200 रुपीज़, और जमा राशि वो दोबारा से जो डालेगा कम से कम 200 रुपये होगी। Account will become inoperative when the balance of the deposit is less than the value of a single order plus handling charges। फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट कब इनऑपरेटिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, जब अकाउंट में बैलेंस इतना कम रह जाता है कि उससे सिंगल ऑर्डर भी ना हो सके प्लस हैंडलिंग चार्जेस रिकवर ना हो सके। तो किसी भी अकाउंट की जब वैल्यू इतने से कम हो जाती है कि सिंगल ऑर्डर प्लस हैंडलिंग चार्जेस को वो कवर ना कर सके तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। Account will be brought into operation again only if a fresh deposit of a minimum of 200 rupees is made। दोबारा से उस अकाउंट को ऑपरेशन में लाया जा सकता है, संचालन में लाया जा सकता है अगर आप मिनिमम 200 रुपये की राशि उसमें डिपॉजिट करते हैं। अकाउंट विल बी क्लोज्ड ऑन रिक्वेस्ट। अगर आप अनुरोध करते हैं तो आपका फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट बंद किया जा सकता है। और व्हेन इट हैज़ बिकम इनऑपरेटिव एज स्टेटेड अबव, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आपके अकाउंट में सिंगल ऑर्डर प्लस हैंडलिंग चार्जेस को कवर करने के लिए भी राशि नहीं बची है, इस तरह से आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। जब आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया और 3 महीने तक वो इसी तरह से इनऑपरेटिव रहा तो फिर आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट में जो भी राशि बची होगी वो मनी ऑर्डर के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी, लेकिन मनी ऑर्डर का कमीशन जो बचेगा वो आपके अकाउंट में बची हुई शेष राशि में से काट लिया जाएगा। तो ये आ जाएगा फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम के बारे में। फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम की शुरुआत 1 अगस्त 1965 को हुई भारत के सभी फ्लैटली ब्यूरोज में। कोई भी कस्टमर जिसका खाता जिस फ्लैटली ब्यूरो में है उसको कौन कौन सी चीज़ों की आपूर्ति वो फ्लैटली ब्यूरो करेगा, उसको कमेमोरेटिव या स्पेशल स्टैंप जब जारी की जाती है उनकी आपूर्ति की जाती है, फर्स्ट डे कवर्स की आपूर्ति की जाती है, इंफॉर्मेशन शीट या कोई भी नई पोस्टल स्टेशनरी आती है, इन सारी चीज़ों की आपूर्ति वो फ्लैटली ब्यूरो करेगा। उस फ्लैटली ब्यूरो में जो चीज़ें जारी होंगी, जो डाक टिकट या स्टेशनरी जारी होगी, वही वो क्या करेगा, कस्टमर को उन सारी चीज़ों की सप्लाई करेगा। लेकिन कोई भी डोमेस्टिक फ्लैटलिक अकाउंट होल्डर है वो दूसरे किसी फ्लैटली ब्यूरो या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की गई फ्लैटलिक आइटम्स को प्राप्त करना चाहता है तो जिस भी फ्लैटली ब्यूरो में उसका खुद का खाता है उस फ्लैटली ब्यूरो से वो डिमांड दे सकता है कि मुझे दूसरे फ्लैटली ब्यूरो या पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की गई फ्लैटली आइटम्स की आपूर्ति की जाए। फ्लैटली काउंटर सभी हेड पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। ऐसे कार्यालय जो फ्लैटलिक ब्यूरो नहीं है, ऐसे कार्यालय जो फ्लैटलिक ब्यूरो नहीं है वहाँ पर सिर्फ फ्लैटलिक काउंटर हैं। ये वाले कार्यालय आपको किस चीज़ की फैसिलिटी देते हैं तो आपको फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने की रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी की सुविधा देते हैं। फिर ये आपको कौन सी फ्लैटलिक आइटम्स, क्योंकि ये खुद तो जारी नहीं करेंगे तो कौन सी फ्लैटलिक आइटम्स की आपूर्ति आपको करेंगे, जो भी इनका पेरेंट फ्लैटलिक ब्यूरो होगा वहाँ पर जारी होने वाली फ्लैटलिक आइटम्स की आपूर्ति आपको इस तरह के कार्यालय के द्वारा की जाएगी। तो कस्टमर के पास ये ऑप्शन रहती है कि वो ऐसे फ्लैटलिक काउंटर पर जाकर बुकिंग कर सकता है कि उसे कौन कौन सी फ्लैटलिक आइटम्स की आपूर्ति की जाए। कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्टली फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट अपने फ्लैटलिक ब्यूरो के साथ ही ऑपरेट करना चाहता है, निर्धारित परफॉर्मा पर वो फ्लैटलिक ब्यूरो को अपना आवेदन दे सकता है। खाता न्यूनतम 200 रुपये की राशि के साथ ओपन किया जा सकता है और फॉरेन कस्टमर्स अगर फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं 1000 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ किया जाएगा। जब भी वो राशि डिपॉजिट करेगा तो उसको क्या करना होगा, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म उसके द्वारा भरा जाएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लियरली उसे ये बताना होगा कि जैसे ही कोई नई स्टैंप जारी की जाएगी, नई स्टैंप जारी होने के बाद कौन से प्रकार की और कितनी मात्रा की फ्लैटलिक आइटम्स की आपूर्ति वो
करवाना चाहेगा या खरीदना उनको चाहेगा, इस तरह की जो भी इंडिकेशन उसके द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर दी जाएगी कि नई डाक टिकट जारी होने के बाद वो कौन से प्रकार की और कितनी मात्रा में फ्लैटलिक आइटम्स को परचेज करना चाहेगा, वो सारी आइटम्स फर्दर उससे बिना कोई आदेश प्राप्त किए उसको डिस्पैच कर दी जाएंगी, यानी कि उन चीज़ों के लिए उससे फिर से ऑर्डर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। फ्लैटलिक आइटम्स रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाती हैं। पोस्टल सर्विस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्जेस पोस्टिंग के नहीं लगते हैं। अगर कस्टमर चाहे तो इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से भी इनको भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। फिर फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर ज़रूरी नहीं है कि डाक के माध्यम से अपनी फ्लैटलिक आइटम्स को प्राप्त करेगा, वो नए डाक टिकट जारी होने के बाद स्वयं भी फ्लैटलिक ब्यूरो में जाकर फ्लैटलिक आइटम्स को प्राप्त कर सकता है। जैसे ही प्रेषण किया जाता है, फ्लैटलिक आइटम्स किसी भी कस्टमर्स को भेजी जाती हैं, उसे साथ में अकाउंट की स्टेटमेंट भेजी जाती है। उस अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट में क्या रहता है, उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में ये रहता है कि उसे कितनी वैल्यू की फ्लैटलिक आइटम्स की आपूर्ति की गई है और उसके खाते में रिमेनिंग कितना बैलेंस बचा है। फिर ये ग्राहक की जिम्मेदारी होगी कि जब बैलेंस खत्म होने वाला हो तो उसको फिर से भरे, और जब डिपॉजिट वो करेगा कम से कम 200 रुपये का उसे करना होगा। कोई भी खाता फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट कब इनऑपरेटिव या निष्क्रिय हो जाएगा, जब उसके अकाउंट का बैलेंस इतना कम हो जाएगा कि उससे सिंगल ऑर्डर प्लस हैंडलिंग चार्जेस को भी कवर ना किया जा सके। और फिर अगर इस तरह के इनऑपरेटिव अकाउंट को दोबारा से ऑपरेशन या संचालन में लाना है, मिनिमम उसे 200 रुपये जमा करने होंगे। फिर अगर कस्टमर आवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो अकाउंट को बंद किया जा सकता है। या फिर अगर 3 महीने की अवधि तक उसका अकाउंट इनऑपरेटिव रहता है, तब भी उसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। अकाउंट क्लोज होने के बाद उसके अकाउंट की जो राशि होगी मनी ऑर्डर के माध्यम से मनी ऑर्डर कमीशन को लेस करके भेज दी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सर्विस फॉर फॉरेन कलेक्टर्स, विदेशी संग्राहकों के लिए फ्लैटलिक जमा खाता। तो अभी हमने ऊपर किया कि जो घरेलू मतलब कि भारत के भीतर फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर हैं, लेकिन जो फॉरेन कलेक्टर होते हैं, विदेशी संग्रहकर्ता होते हैं डाक टिकटों के, उनके लिए फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सर्विस। Foreign Flatlic Deposit Account Service is available to foreign collectors at Flatly Bureau मुंबई only। ये सेवा सिर्फ फ्लैटली ब्यूरो मुंबई में ही उपलब्ध है। ठीक है, फ्लैटली ब्यूरो मुंबई जीपीओ में ही सिर्फ ये फैसिलिटी उपलब्ध है। तो फॉरेन जो फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट है कहाँ पे ओपन किया जाएगा, सिर्फ फ्लैटली ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ में ओपन किया जा सकता है। The collectors who wish to avail of the Flatlic Deposit Account Service may send the application duly filled in Flatlic Bureau, Mumbai GPO with the necessary remittance। कोई भी फॉरेन कलेक्टर है वो फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहता है, वो अपना आवेदन कहाँ पे भेजेगा, फ्लैटली ब्यूरो मुंबई जीपीओ को भेजेगा। An account may be opened with a minimum deposit of an amount in foreign currency equivalent to 1000 rupees। तो ये जो फॉरेन फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट है न्यूनतम 1000 रुपये की राशि से खोला जाएगा। धन प्रेषण चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, जिसे भारत में नकदीकरण करवाया जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए कैश नहीं चलेगा, इसके लिए चेक या बैंक ड्राफ्ट का यूज़ किया जाएगा, जिसको आप भारत में एनकैश करवा सकते हैं। In the case of actual amount of check and bank draft realized in rupees currency is less than the prescribed amount of 1000 rupees। अब क्योंकि क्या होता है, अब फॉरेन करेंसी है और जब उसको एक्सचेंज किया जाएगा तो फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाए। तो मान लीजिए उसने तो 1000 रुपये का चाहे क्या बैंक ड्राफ्ट भेजा था, लेकिन फ्लक्चुएशन की वजह से वो राशि कम बनती है, क्योंकि उसने फॉरेन करेंसी में भेजा, जब उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो 1000 रुपये से कम की वैल्यू बनी, वो बनी 950 रुपये। तो फिर जो 50 रुपये की राशि रह जाएगी, क्योंकि फॉरेन फ्लैटलिक अकाउंट है तो 1000 रुपये से न्यूनतम खुलेगा, तो इसमें जो 50 रुपये की राशि है वो उस कस्टमर के अकाउंट से काट ली जाती है। Along with the remittances, अब ये जो धन प्रेषण करेगा, the customers should indicate clearly the types and quantity of flatlic items they desire to purchase with each issue of new stamp। तो जैसे डोमेस्टिक फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को इंडिकेट करना होता है, वैसे ही फॉरेन फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को प्रेषण के साथ
एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट करना होगा, क्लियरली इस चीज़ को बताना होगा कि नए डाक टिकट जारी होने के बाद किस प्रकार के और कितनी मात्रा में फ्लैटलिक आइटम्स को वो परचेज करना चाहेगा। The minimum order on each occasion should not be less than an amount equivalent to 500 rupees। फॉरेन फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर के द्वारा ऑर्डर किया जो जाएगा वो कम से कम 500 रुपये का होना चाहिए, इससे कम का ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। आइटम्स विल बी डिस्पैच्ड अंडर अ रजिस्टर्ड पोस्ट अनलेस द कस्टमर स्पेसिफिकली डिजायर अदरवाइज। ये जो प्रेषण किया जाएगा ग्राहक को फ्लैटलिक आइटम्स भेजी जाएंगी, उसको पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाएंगी। आगे वो अगर ऐसा ना चाहे, वो इंश्योर्ड पोस्ट के माध्यम से चाहते हैं तो वो बताएगा, अगर नहीं बताता है तो उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजी जाएंगी। अब जैसे हमने डोमेस्टिक फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट के बारे में क्या कि उसको जो फ्लैटली आइटम्स भेजी जाएंगी फ्री भेजी जाएंगी ऑन पोस्टल सर्विस, लेकिन फॉरेन पोस्ट के साथ ऐसा नहीं है। Handling charge at the rate of 2% value subject to minimum 5 rupees on each occasion will also be levied। यहाँ पे हैंडलिंग चार्जेस काटे जाते हैं, कितने, जो भी आपकी ऑर्डर की क्वांटिटी होगी उसका 2% हैंडलिंग चार्ज के रूप में काटा जाएगा, न्यूनतम 5 रुपये। तो ये आ जाएगा आपके पास फॉरेन फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में कि जो विदेशी ग्राहक हैं, संग्रह करता है, उनके लिए फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम कहाँ पे उपलब्ध होगा, फ्लैटली ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ में उपलब्ध होगा। कोई भी फॉरेन कस्टमर है वो चाहता है फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना, तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो फ्लैटली ब्यूरो बॉम्बे जीपीओ को भेज सकता है निर्धारित रेमिटांस के साथ। और कितना न्यूनतम रुपए के साथ ही अकाउंट ओपन होगा, 1000 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ ही अकाउंट ओपन होगा। जैसे ही प्रेषण किया जाएगा उसको एप्लीकेशन फॉर्म में ये बताना होगा कि नए डाक टिकट जारी होने के बाद किस प्रकार के और कितनी मात्रा की फ्लैटलिक आइटम्स को वो परचेज करेगा। इस तरह के जो ऑर्डर की मिनिमम क्वांटिटी होगी वो कितनी होनी चाहिए, 500 रुपये की होनी चाहिए, कम से कम 500 रुपये की वैल्यू का उसका ऑर्डर होना चाहिए। और ये जो आइटम्स उसे फ्लैटली की भेजी जाएंगी, पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजी जाएंगी, जब तक वो अन्यथा और कोई रास्ते से उनको नहीं मंगवाना चाहता। इसके लिए हैंडलिंग चार्जेस भी काटे जाएंगे 2% की दर से, जो न्यूनतम 5 रुपये होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल फ्लैटलिक म्यूजियम के बारे में। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय नेशनल फ्लैटलिक म्यूजियम इज लोकेटेड एट ग्राउंड फ्लोर ऑफ डाक भवन संसद मार्ग हेड ऑफिस न्यू दिल्ली सिंस 2011। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय 2011 से डाक भवन संसद मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। इसके एड्रेस की बात करें, सरदार पटेल चौक संसद मार्ग न्यू दिल्ली, और पिन कोड भी इसका याद रख लेना है 110001 है। तो सरदार पटेल चौक संसद मार्ग नई दिल्ली में नेशनल फ्लैटलिक म्यूजियम स्थित है। द म्यूजियम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्टल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये म्यूजियम क्या करता है, पोस्टल हिस्ट्री, डाक हिस्ट्री के बारे में, डाक इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एज वेल एज इंडियाज फ्लैटलिक हेरिटेज, और इसके बाद डाक टिकट विरासत के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। इट अटेम्प्ट्स टू शोकेस द ग्रेट इंडियन एज प्रेजेंटेड थ्रू पोस्टल स्टैम्प्स। ये डाक टिकटों के माध्यम से प्रस्तुत महान भारतीय परिदृश्य को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। डिस्प्ले ऑफ ऑल कमेमोरेटिव स्टैम्प्स विच वर इशूड फ्रॉम इंडिपेंडेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भारत के स्वतंत्रता के बाद जितने भी डाक टिकट जारी हुए, कौन से डाक टिकट, कमेमोरेटिव स्टैम्प्स, जितनी भी स्मारक डाक टिकटें जारी हुई आपको नेशनल फ्लैटलिक म्यूजियम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालानुक्रमिक क्रम में प्रदर्शित हुई मिल जाएंगी। यानी कि वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो सभी कमेमोरेटिव स्टैम्प्स को आप देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स। डाक टिकट किस तरह से डिजाइन होते हैं, किस तरह से उनको प्रिंट किया जाता है, हैज आल्सो बीन डिस्प्लेड देयर इन सीरियलाइज्ड एग्जिबिट्स। तो वहाँ पे धारावाहिक प्रदर्शनियों में उसे भी प्रदर्शित किया है कि कोई भी डाक टिकट है उसको किस तरह से डिजाइन किया जाता है और किस तरह से उसको प्रिंट किया जाता है।
देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ ऑडियो विजुअल फैसिलिटी एंड स्पेशल थीमेटिक सेक्शन, यहाँ पे ऑडियो विजुअल फैसिलिटी है, इसके अलावा विशेष विषयगत अनुभाग की सुविधा भी है। म्यूजियम आल्सो हैज अ सोविनियर शॉप, यहाँ पे एक सोविनियर शॉप या स्मारक दुकान भी है, विच ऑफर्स वैरायटी ऑफ फ्लैटली प्रोडक्ट, वहाँ पे आपको फ्लैटली आइटम्स मिल जाएंगी, फ्लैटली के उत्पाद भी मिल जाएंगे। माई स्टैम्प की प्रिंटिंग यहाँ पे होती है 10 से 15 मिनट में, वर्किंग है फुल 7 डेज, सातों के सातों दिन काम करता है, इनके इसमें छुट्टी नहीं होती है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है? ये एक छात्रवृत्ति योजना है, एक स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें जो स्पर्श शब्द है उसका एक फुल फॉर्म है, उसका एक मायना है जो आपको अच्छे से याद रखना है। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी, बिल्कुल अच्छे से विद स्पेलिंग आपको याद करना है, बहुत सारे एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दीनदयाल स्पर्श योजना एक छात्रवृत्ति योजना है जिसमें स्पर्श की फुल फॉर्म होगी स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। फ्लैटली क्या चीज़ है? हम फ्लैटली कर रहे हैं, बार बार एक शब्द आता है तो इसका अर्थ क्या होता है? कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकटों को इकट्ठा करना और उनके बारे में अध्ययन करना, स्टडी करना फ्लैटली कहलाता है। अब दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत क्यों हुई? फॉर इंक्रीजिंग द रीच ऑफ फिलैटली की पहुंच को बढ़ाने के लिए डीओपी लॉन्चिंग अ स्कॉलरशिप स्कीम दीनदयाल स्पर्श योजना टू अवॉर्ड चिल्ड्रन इन क्लास 6th to 9th, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक छात्रवृत्ति योजना है। किनको दी जाती है ये छात्रवृत्ति? उन स्टूडेंट्स को जो 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच में पढ़ते हैं, 6ठी से लेके 9वीं तक के बच्चों को ये दी जाने वाली छात्रवृत्ति है। क्यों इसकी शुरुआत की गई? फ्लैटली की पहुंच को बढ़ाने के लिए, डाक टिकटों की पहुंच को बढ़ाने के लिए। अंडर द स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी और दीनदयाल स्पर्श योजना, इट इज proposed to award annual scholarship to those students who have good academic record and also pursue flatly as a hobby। अब इस स्कॉलरशिप स्कीम में क्या होता है? इस स्कॉलरशिप स्कीम में एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है, वार्षिक स्कॉलरशिप दी जाती है। किसको दी जाती है ये छात्रवृत्ति? उन स्टूडेंट्स को, उन छात्रों को जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होता है, जिनका शैक्षिक रिकॉर्ड अच्छा होता है और जो फ्लैटली को हॉबी की तरह लेते हैं, इनके जिनको डाक टिकट इकट्ठा करने का या डाक टिकटों के बारे में अध्ययन करने का शौक होता है और जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड या शैक्षिक रिकॉर्ड भी अच्छा होता है, उन स्टूडेंट्स को ये एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस स्कॉलरशिप में क्या होता है? दो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा हो, जो फ्लैटली को एज ए हॉबी लेते हैं, 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच में पढ़ते हैं, उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। फ्लैटली को और क्या कहा जाता है? टर्म एज किंग ऑफ हॉबीज एंड हॉबी ऑफ किंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। फ्लैटली को और क्या कहा जाता है? सभी शौकों का राजा कहा जाता है। लोगों के अलग अलग हॉबीज होती हैं, सभी हॉबीज का किंग किसे कहा जाता है? फ्लैटली को कहा जाता है। और इसे राजाओं का शौक भी कहा जाता है, जो राजा महाराजा होते हैं उनका शौक किसे कहते हैं? फ्लैटली को कहते हैं। अंडर दिस स्कीम इट इज़ प्रपोज्ड टू, इस योजना में क्या क्या चीज़ें प्रस्तावित हैं? अवॉर्ड 920 स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स एट पैन इंडिया लेवल फॉर परस्यूइंग फ्लैटली एज ए हॉबी, अखिल भारतीय स्तर पर 920 छात्रवृत्तियां प्रदान करना। एवरी पोस्टल सर्कल विल गिव मैक्सिमम ऑफ 40 स्कॉलरशिप टू 10 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम स्टैंडर्ड 6th, 7th, 8th और 9th। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन 2 levels। तो प्रत्येक सर्कल से 40 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, 44 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। हर एक क्लास से 10 स्टूडेंट्स को चूज़ किया जाता है। कौन सी क्लासेस में से? 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं से इन 4 क्लासेस में से 10-10 स्टूडेंट्स को चुना जाता है और मैक्सिमम एक सर्कल में 40 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। अब इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किस बेस पर होता है? तो इनका 2 लेवल के ऊपर सिलेक्शन होता है। पहले फ्लैटली क्विज होते हैं रीजनल लेवल के ऊपर, फिर उसके
उसके बाद फ्लैटलिक प्रोजेक्ट की सबमिशन होती है। इन दोनों स्तरों के ऊपर स्टूडेंट्स की सिलेक्शन की जाती है फ्लैटली के छात्रवृत्ति देने के लिए। The scholarship amount will be disbursed quarterly through IPPV or POSB to regular students studying in class 6th to 9th in a recognized school. स्कॉलरशिप का जो अमाउंट होता है उसका भुगतान क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किया जाता है। अब ये जो अमाउंट होती है एक महीने की 500 रुपये, तो दीनदयाल स्पर्श योजना में दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर मंथ 500 रुपये है। इसका भुगतान क्वार्टरली बेसिस के ऊपर किया जाता है, यानी कि हर एक 3 महीने के बाद 1500 रुपये की राशि IPPV या POSB के माध्यम से रेगुलर स्टूडेंट्स जो 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच पढ़ते हैं उनको दी जाती है। The amount of scholarship is to be rupees 6,000 per annum or at the rate 500 per month. तो स्कॉलरशिप जो एक साल में 6,000 रुपये, इनके पर मंथ 500 रुपये के हिसाब से दी जाती है। स्कॉलरशिप इज पेड टू अवार्डीज ऑन क्वार्टरली बेसिस, और इसमें जो छात्रवृत्ति दी जाती है त्रैमासिक या तिमाही आधार पर दी जाती है। सिलेक्शंस टू दी स्कॉलरशिप वुड बी फॉर 1 ईयर। जब भी किसी स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है तो 1 साल के लिए उसको ये छात्रवृत्ति दी जाती है, इनके उसको फिर 6,000 रुपये 1 साल में मिलेंगे। एंड देयर वुड बी नो बार ऑन ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर दी स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर। तो एक बार जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया वो दूसरी बार नेक्स्ट ईयर फिर से इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकता है, वहाँ पे उसको कोई रोक टोक नहीं होगी। कैंडिडेट शुड बी अ मेंबर ऑफ अ फ्लैटलिक क्लब, लेकिन जो भी कैंडिडेट इसमें हिस्सा लेंगे वो फ्लैटलिक क्लब के मेंबर होने चाहिए संबंधित स्कूल में, एंड शुड हैव अ फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट, और उनका फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके दीनदयाल स्पर्श योजना के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्कॉलरशिप स्कीम है। फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। 6ठी से 9वीं के बीच के बच्चों को ये छात्रवृत्ति दी जाती है जिसकी राशि 500 रुपीज़ पर मंथ या 6,000 रुपीज़ पर एनुम है। हर एक सर्कल से मैक्सिमम 40 स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, इनके हर एक सर्कल में 6ठी 9वीं 7वीं और 8वीं के 10-10 स्टूडेंट्स को चूज़ किया जाता है। उनकी परफॉर्मेंस की एवेल्युएशन के अकॉर्डिंग उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। एवेल्युएशन 2 लेवल्स के ऊपर की जाती है, पहले फ्लैटली क्विज होते हैं रीजनल लेवल के ऊपर, फिर फ्लैटली प्रोजेक्ट की सबमिशन होती है। स्कॉलरशिप IPPV या POSB के माध्यम से तिमाही आधार पर दी जाती है। जिस स्टूडेंट की सिलेक्शन इसके लिए होती है 1 वर्ष के लिए उसको सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि उसको 6,000 रुपये साल के दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं फ्लैटली एडवाइजरी कमेटी PAC, डाक टिकट सलाहकार समिति। फ्लैटली एडवाइजरी कमेटी PAC चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी अध्यक्षता संचार मंत्री के द्वारा की जाती है। एंड को चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशंस, और इसकी अगर हम बात करें को चेयर्ड की सह अध्यक्षता की तो वो संचार राज्य मंत्री नहीं, वो कौन करते हैं, संचार राज्य मंत्री करते हैं। और इसमें कौन होता है, 1 चेयरमैन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें पार्लियामेंट का एक सदस्य होता है जो लोकसभा से रहेगा, एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा जो राज्यसभा से होगा, एंड एमिनेंट फ्लैटलिस्ट एडवाइजेज, और इसमें और कौन रहता है, प्रख्यात डाक टिकट संग्रहकर्ता भी इसमें शामिल होते हैं। और इसमें ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट एडवाइजेस देते हैं, क्या एडवाइजेस देते हैं, गवर्नमेंट ऑन मैटर्स पर्टेनिंग और टू पोस्टेज स्टैम्प्स एंड फ्लैटली एंड सच अदर मैटर्स एज मे बी रेफर्ड टू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये क्या करते हैं, सरकार को डाक टिकटों तथा डाक टिकट संग्रह से संबंधित मामलों पर समय समय पर सलाह देते रहते हैं। तो फ्लैटली एडवाइजरी कमेटी में कौन कौन रहता है, चेयरमैन के रूप में कौन रहेगा, क्या फ्लैटली एडवाइजरी कमेटी में चेयरमैन के रूप में ठीक है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। को चेयर या सह अध्यक्षता की बात करें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन रहेगा। 2 सदस्य पार्लियामेंट से होंगे, एक लोकसभा का दूसरा राज्यसभा का, और इसमें एमिनेंट फ्लैट लिस्ट होते हैं। एमिनेंट फ्लैट लिस्ट क्या हो जाएंगे, जो भी आपके प्रख्यात डाक टिकट संग्रहकर्ता होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ये क्या करते हैं, सरकार को डाक टिकटों और फ्लैटली के बारे में समय समय पर सलाह देते रहते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फोरम फॉर सिटीजन गवर्नमेंट इंटरफेस, यह नागरिक सरकार इंटरफेस के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। वे पर्सन्स हु हैव अचीव्ड
एमिनेंस इन वेरियस फील्ड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले व्यक्ति। हर साल आप देखते हैं बहुत सारे, कोई गोल्ड मेडल आता है, कोई अन्य क्षेत्र में बहुत कोई अच्छा काम करता है। तो ये क्या होता है, एक नागरिक सरकार इंटरफेस के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले व्यक्ति उन मुद्दों या घटनाओं, संस्थाओं, व्यक्तित्वों या विषयों की पहचान करते या उन्हें उजागर करने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं जिनका स्मरण स्मारक टिकटों के माध्यम से किया जाना है। तो उनके लिए ये सरकार को पहुंचाती हैं। फ्लैटलिक एडवाइजरी कमेटी का ये काम होता है किस तरह के लोगों के बारे में सरकार तक वो बात पहुंचाए ताकि उनके लिए फिर स्मारक डाक टिकट वगैरह भी बाद में जारी किए जाते हैं। तो ये था स्टैम्प्स वाला टॉपिक। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम से पहले आपको करवाए जाएंगे। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड बुक चाहिए, MTS पोस्टमैन PA या क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साइट का, जहाँ से जाकर आप बुक्स ले सकते हैं। धन्यवाद।